हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वाली वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, अपना जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका जो चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसको हम शुरू करेंगे। और बेसिकली ये जो वीडियो होगा ये वन शॉट वीडियो होगा। इस पूरी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, इस तरीके से कवर करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पूरे चैप्टर में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर सीयूईटी की बात करें, तो उसको भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हर टॉपिक से जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जहाँ जहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और उनके पॉसिबल आंसर्स आप क्या लिख सकते हो, तो साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आप आंसर में लिख सकते हो, उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, सो आई वुड एडवाइज यू ऑल कि आप अपनी एनसीईआरटीज़ को साथ में लेकर के बैठिए, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे उसको आपको साथ साथ में अपनी बुक में भी हाईलाइट करते रहना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देती हूँ पहले ही, कि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर रखा है कि इस पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज, ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले किया, ताकि क्या कर सके इस पूरे के पूरे चैप्टर को, जो हर टॉपिक है उसकी बारीकियों को हम समझ सके, फैक्ट्स समझ सके इंपॉर्टेंट, एंड उसका फिर हमने एनालिसिस भी करा है। तो अगर आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हो, हर लाइन की जो इंपॉर्टेंस है उसमें क्या छिपा हुआ है, उसको अगर आप समझना चाहते हो, तो हर टॉपिक पर आपको, इस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर एक वीडियो आपको मिलेगा हर टॉपिक पर। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बतानी थी। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहली चीज़ समझनी है, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, नेशन बिल्डिंग में खासतौर पर भारत के सामने चैलेंजेस आए, तो उसी को यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले चीज़ क्या है कि आज़ादी के बाद में, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस थे भारत के सामने, उसमें से यहाँ पर इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम 3 चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ 3 ऑफ दीज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वर सक्सेसफुली नेगोशिएटेड इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर 1947, यानी कि आज़ादी के बाद कैसे हमने इन सभी चैलेंजेस को डील करा है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 3 चैलेंजेस हैं। कौन कौन से 3 चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज क्या था? फ्रीडम तो मिला लेकिन पार्टीशन के साथ, तो पार्टीशन की वजह से भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट हुई। एंड जो आइडिया था सेकुलर इंडिया का, कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ पर हर धर्म के लोगों को एक साथ मिला करके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक चैलेंज ये स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंज हम फ्रीडम विद पार्टीशन को अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पर, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझेंगे, दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, कैसे हमने उनको क्या करा, भारत में इंटीग्रेट करा। पहले तो हम जानेंगे प्रिंसली स्टेट्स कौन थे और किस तरीके से भारत ने उन सभी स्टेट्स को इंटीग्रेट करा है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट जो चैलेंज था हमारे सामने, वो ये था, द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री नीड टू बी ड्रॉन अफ्रेश। मतलब क्या है कि भारत में जो इंटरनल बाउंड्रीज है, यानी भारत में जो स्टेट्स का क्रिएशन है, उसको भी वो भी करना था हमें। सो इंटरनल बाउंड्रीज को भी क्रिएट करना था, एंड दैट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पर। तो जो भारत में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड उठी, वो चैलेंज हमने कैसे डील करा, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पर भारत की आज़ादी के बाद जो एक यूनाइटेड इंडिया का जो क्रिएशन हमें करना था, है ना, एक यूनाइटेड इंडिया जो बनाना था, उसकी वजह से उसके सामने जो हमारे चैलेंजेस आए, पार्टीशन की बात करें या इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स के क्रिएशन की बात करें, इन इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं 3 चैलेंजेस को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई देगी जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग भी है, साथ ही साथ इंडिया का फ्लैग भी है, एंड कुछ लोग हैं, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो पूरे फोटो है, ये दिखा रहा है दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कोलकाता में 1947 में ये एक साथ आ रहे हैं, हिंदूज भी आ रहे हैं, मुस्लिम्स भी आ रहे हैं। एंड कब आ रहे हैं? जब कोलकाता में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, जब वायलेंस खत्म हो गया, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग एक साथ आते हैं और अपने अपनी कंट्रीज़ के फ्लैग को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रेयर फोटोग्राफ है, ये दिखाता है द जॉय ऑफ फ्रीडम एंड द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये दो चीज़ें दिखा रहा है, एक तरफ क्या है, फ्रीडम की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, पार्टीशन का गम भी है। तो ये पिक्चर उसी चीज़ को सिंबलाइज करता है, एंड ये पूरा जो उस समय जो इंडिया में जो कॉन्टेक्स्ट था, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। हुआ क्या था कि जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी हमें कब मिली? मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947। तो 14-15 अगस्त की जो एक तरीके से आधी रात थी, तो उस टाइम पीरियड में हमें आज़ादी मिली। उस समय क्या होता है, मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और उस स्पेशल सेशन को एड्रेस करते हैं जवाहरलाल नेहरू।
हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो वो क्या करते हैं, वो जब एड्रेस कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत फेमस स्पीच देते हैं। उस स्पीच को क्या बोला जाता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार्क कर सकते हो कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द स्पीच, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पीच जो जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के दिन दी थी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसमें नेहरू क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है इस स्पीच का। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशियली। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया क्या कर रही है, पूरी दुनिया सो रही है, तो उस समय भारत को क्या मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। इतने लंबे समय की जो स्ट्रगल थी उसके बाद फाइनली भारत को क्या मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। ठीक है, तो ये तो केवल एक पैराग्राफ है। आई वुड एडवाइज यू ऑल, आप 5 मिनट निकालिए। 5 मिनट निकालने के लिए क्या करना है, मतलब 5 मिनट निकालिए और कोशिश करिए कि जो स्पीच है ना आप उसको सुन ले एक बार। ठीक है, इंग्लिश में भी ये स्पीच है, आपको हिंदुस्तानी भाषा में भी आपको स्पीच मिलेगी, तो आप सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसका एसेंस समझ सकते हैं कि आखिरकार जब हमें हमें आज़ादी मिली तो क्या बोला गया, पहले प्रधानमंत्री के द्वारा क्या बोला गया, उसका क्या एसेंस था, किन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें अगर आप इसको सुनोगे या पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। सो मेरी तरफ से सजेशन है, आप चाहो तो 5 मिनट निकाल करके रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्पीच दी गई। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है कि हमें आज़ादी तो मिल गई। आज़ादी के बाद 2 ऐसे गोल्स थे जिस पर हर कोई एग्री कर रहा था। ठीक है, 2 ऐसे गोल्स थे जिस पर हर कोई एग्री कर रहा था। तो भाई ऐसे कौन से गोल थे जिस पर हर कोई एग्री कर रहा था, तो पहला गोल क्या था, पहला गोल था कि आज़ादी के बाद भारत में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। पहली चीज़ ये बिल्कुल क्लियर थी, हर व्यक्ति को क्लियर थी। क्यों क्लियर थी, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हम क्या ड्रीम लेकर चल रहे थे, हम ये ड्रीम लेकर चल रहे थे कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी, डेमोक्रेसी मिलेगी, हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर पाएंगे। इसलिए दैट वाज वेरी क्लियर कि इंडिया में आज़ादी के बाद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिस पर हर कोई एग्री कर रहा था वो ये था कि जो गवर्नमेंट बनेगी ना वो हर किसी के लिए काम करेगी, पर्टिकुलरली पुअर के लिए एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ ही लोगों के लिए काम करेगी, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था कि अगर आज़ादी के बाद जो हमारी सरकार बनेगी वो हर किसी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, हर किसी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। खास तौर पर जो वीकर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, कास्ट के बेसिस पर हो, कम्युनिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बेसिस पर हो, तो इन सबको क्या किया जाएगा, इन सब के लिए काम किया जाएगा। तो ये 2 गोल्स बिल्कुल क्लियर थे। पहला, डेमोक्रेटिक तरीका अपनाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी पूरे देश को चलाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सरकार काम करेगी तो हर किसी के लिए काम करेगी, खास तौर पर जो गरीब एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर थी। जब भारत को आज़ादी मिली ना, तो हमें यहाँ पर इस सिचुएशन को समझना होगा कि जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि एक तरफ आज़ादी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, भारत का पार्टीशन भी हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ क्या है, क्यों डिफिकल्ट बोला जा रहा है, बिकॉज फ्रीडम केम विद पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन एक तरीके से भारत को देखना पड़ गया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पार्टीशन के साथ साथ में क्या हो रहा था, अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। पाकिस्तान के एरिया से लोग कहाँ आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान के एरिया से लोग इंडिया में आ रहे थे, इंडिया से कहाँ जा रहे थे, पाकिस्तान में जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। दैट इज़ वाई ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी और काफ़ी बड़े लेवल पर क्या होता है, वायलेंस होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। इन कंडीशन में आखिरकार भारत को क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। काफ़ी ख़राब सिचुएशन में भारत आज़ाद होता है। अब हम क्या समझेंगे, अब हम यहाँ पर ब्रॉडली 3 चैलेंजेस को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि आज़ाद भारत के सामने 3 मेजर चैलेंजेस थे। ठीक है, तो इन्हीं 3 चैलेंजेस को बेसिकली इस पूरे बुक में ऑलमोस्ट कवर किया गया है। तो हम एक एक करते हुए पढ़ेंगे कि आखिरकार 3 चैलेंजेस कौन से थे आज़ाद भारत के सामने। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैलेंज था, क्या बोला जा रहा है, इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने 3 प्रकार के मेजर चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज क्या था, इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप द नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो भाई, हमें आज़ाद भारत मिल गया, लेकिन हमें एक ऐसा नेशन बनाना है, एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जो यूनाइटेड नेशन होगा, साथ ही साथ जहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी डाइवर्सिटीज़ को भी अकोमोडेट कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो हमारा सबसे पहला चैलेंज था एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडिया बनाए रखना। कैसे भारत को यूनाइटेड बना करके रखेंगे, कैसे एक साथ सारी कम्युनिटीज़ को साथ में लेकर के चलेंगे, इतनी सारी डाइवर्सिटी है भारत में। तो हो क्या रहा था पता है,
क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। देयर वाज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत के फ्यूचर को लेकर के क्वेश्चन थे। क्या वुड इंडिया सर्वाइव अ यूनिफाइड एज अ यूनिफाइड कंट्री, क्या भारत एक यूनिफाइड कंट्री के तौर पर चल भी पाएगा? क्यों ऐसे सवाल उठ रहे थे? इसीलिए उठ रहे थे क्योंकि हमें पता है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो पार्टीशन हो गया भारत का, धर्म के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर इंडिया वॉज डिवाइडेड, राइट? समझ रहे हो? तो जब पार्टीशन धर्म के बेसिस पर हो गया तो भारत में तो डाइवर्सिटी इतनी सारी है, डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक साथ रह रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग एक साथ रह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने भारत की यूनिटी पर क्वेश्चन करना एक तरीके से शुरू कर दिया कि क्या भारत बहुत लंबे टाइम तक यूनाइटेड रह पाएगा, है ना? तो ये क्वेश्चन था हमारे सामने। साथ ही साथ में और जो दूसरा बड़ा सवाल था वो क्या था कि हाउ वाज द इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। भारत में जब भारत आज़ाद होता है तो भारत में जो पूरी टेरिटरीज थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। पहले पार्ट थे जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा एक तरीके से रूल करे जा रहे थे, यानी कि जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। दूसरे जो टेरिटरी थी भारत की उनको प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। प्रिंसली स्टेट्स में क्या थे कि जो राजा रजवाड़े थे एक तरीके से उनका रूल था, लेकिन ओवरऑल जो रूल था वो किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही वहाँ पर भी रूल था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आज़ादी मिली तो प्रिंसली स्टेट्स का भी इंटीग्रेशन भारत में कराना था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था कि वो भारत में रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या फिर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं अपनी खुद की। तो ये भी एक भारत के सामने चैलेंज था, क्योंकि 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इतने सारे स्टेट्स को भारत में मिलाने ना, इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर डील करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो फर्स्ट चैलेंज है वो है भारत की यूनिटी से संबंधित, कि हमें यूनाइटेड भी चलना है, एक यूनाइटेड भारत भी बनाना है, डाइवर्सिटी को भी साथ में लेकर के चलना है, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कस्टम्स, इतने सारे कल्चर के लोगों को साथ में लेकर के चलना है, और प्रिंसली स्टेट्स का भी इंटीग्रेशन करना है। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में बेसिकली आप यही वाला जो फर्स्ट चैलेंज है ना, इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चैलेंज है उसको आप कवर करोगे। जैसे कि आप इसमें पार्टीशन का जो इशू है उसको आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टीशन के बाद आप क्या पढ़ोगे? पार्टीशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कैसे हुआ उसको हम यहाँ पर समझेंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम समझेंगे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत में लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस किससे जुड़े हुए हैं? भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी से जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर में हम इसी चैलेंज को, इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है उसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। अब आप बोलोगे कि डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी इंडिया में थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था ना इंडिया में, हमने अपने भारत में क्या कर लिया था? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, है ना। और साथ ही साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, हमने बता दिया था कि भाई इंडिया में क्या होगी? पार्लियामेंट होगी, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करेंगे। लेकिन क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से, केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से डेमोक्रेसी लेकर के आ जाना, उसको मेंटेन करना, ये आसान बात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज़ में स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाती है। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में क्या हुआ था, कुछ समय के बाद वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी एक तरीके से पाकिस्तान में रूल करने लगी, वहाँ की सरकार को हटा दिया गया पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। सिमिलरली आप अगर अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल को देखोगे तो डेमोक्रेसी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है, डिस्पाइट दैट फैक्ट कि उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके पास भी डेमोक्रेसी है कहने के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर कुछ रूलर्स अपनी पावर को इस तरीके से चलाने लग जाते हैं कि वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मायने नहीं रहते, लोगों के अधिकार होते ही नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए भारत के सामने ये चैलेंज था कि क्या भारत ने जो डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है, पहली बात, क्या भारत सही तरीके से इलेक्शन करवा पाएगा, रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन करवा पाएगा, अपनी पार्लियामेंट को सही तरीके से चला पाएंगे क्या हम? पहली चीज़ ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या भारत में कॉन्स्टिट्यूशन हम सही तरीके से चला लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पेपर पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, तो चीज़ें लिखी हुई है, बात अलग हो जाती है, लिखी हुई चीज़ एक अलग बात है, प्रैक्टिकल चीज़ क्या है वो एक अलग बात है। तो संविधान भले ही हमारे पास हो, लेकिन क्या हम संविधान को सही तरीके से लागू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस पर डेमोक्रेसी डिपेंड करती है ना। तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे लंबे टाइम तक? तो वो सारे चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं भारत के सामने आए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपकी बुक में इमरजेंसी वाला जो पीरियड है उसको भी दिया हुआ है। तो इमरजेंसी फेस किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी जो पूरी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, उसको चैलेंज करता है, उसको भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो मोटे तौर पर जो दूसरा चैलेंज था भारत के सामने यूनाइटेड इंडिया बनाने के बाद, जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो क्या था? भारत में लोकतंत्र स्टैब्लिश करना और एक मजबूत लोकतंत्र बनाना, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना जहाँ पर लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्टेड हो, और दूसरी बड़ी बात कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी हम सही तरीके से भारत में लागू कर पाए। समझ रहे हो? तो दैट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज भारत के सामने जो था। तीसरा इंपॉर्टेंट जो चैलेंज था भारत के सामने वो था डेवलपमेंट करना।
क्योंकि हमें पता है, कंडीशन याद करो, भारत जब आज़ाद होता है तो भारत बहुत ज़्यादा एक पुअर कंट्री होता है, ठीक है, एक अनडेवलप्ड कंट्री, मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री था, ठीक है, काफ़ी बैकवर्ड रीजन था हमारा। एग्रीकल्चर की बात करें, किसी की भी बात कर लो, तो भारत बहुत ज़्यादा एक तरीके से बुरी हालत में था। उस हालत को दूर करना है, सुधारना है, डेवलपमेंट करना है, एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन, ये भी इंश्योर करना है, हर किसी का वेलबींग इंश्योर करना है और सभी सेक्शंस को साथ में लेकर के चलना है। यानी कि मोटा मोटा जो चैलेंज था भारत के सामने वो ये था कि कैसे भारत इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएगा, है ना, क्योंकि गरीबी भी एक तरीके से दूर करनी है, पॉवर्टी का भी चैलेंज था, इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था भारत के सामने, हेल्थ भी एक तरीके से, हेल्थ में भी डेवलपमेंट्स हमें करने थे। तो सारी जगह पर हमें सारी चीज़ें करनी है, तो और साथ साथ में हर सेक्शंस के लिए भी करना था। तो दैट वाज द थर्ड चैलेंज। पहला चैलेंज क्या था? यूनाइटेड इंडिया बनाना। दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज था भारत का डेवलपमेंट करना, और इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि सब सेक्शंस का डेवलपमेंट हो सके, खासतौर पर जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे और जो अलग अलग रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ थी जो भारत में रह रही थी, उन सबको साथ में लेकर के चलना। सो रियल चैलेंज क्या था? रियल चैलेंज वॉज नाउ टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सही पॉलिसी बनाना, प्लान डेवलपमेंट करवाना, एंड इरेडिकेशन करना, किसका? पॉवर्टी का इरेडिकेशन करना, हर जगह पर हर सेक्टर में भारत में डेवलपमेंट लेकर के आना, ठीक है। दैट वाज द थर्ड चैलेंज। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार इतने सारे चैलेंजेस भारत के सामने थे, तो कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया ने इन सभी चैलेंजेस की तरफ रिस्पॉन्ड करा? क्या भारत का रिस्पॉन्स रहा और कितने एक्सटेंट तक भारत ये सारे चैलेंजेस को एक तरीके से सक्सेसफुली उनके साथ डील कर पाया एंड अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उन सबको अचीव कर पाया? तो ये क्वेश्चन है कि क्या भारत सक्सेसफुल हुआ, कितने लेवल पर सक्सेसफुल हुआ, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने उठते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या फोकस करेंगे? हमारा जो सबसे पहला चैलेंज है यूनाइटेड इंडिया बनाने का, उस चैलेंज को हम यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो नेशनल यूनिटी के जो चैलेंज था, सिक्योरिटी का जो चैलेंज था, प्राइमरीली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी जो दो चैलेंजेस है, डेमोक्रेसी की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, तो वो नेक्स्ट चैप्टर्स में दिए हुए हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें वहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ फेमस पोएम भी है जो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है, काफ़ी फेमस राइटर थे, आप इनको रीड कर सकते हो। साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ प्रेसिडेंशियल एड्रेस करा है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने कुछ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात बोली है, वो भी आप रीड कर सकते हो। और सिमिलरली अमृता प्रीतम, ये भी काफ़ी फेमस राइटर थी, तो एक काफ़ी फेमस पोइट थी, इनकी जो पोएम है उसको भी आप रीड कर सकते हो। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स थे इंडिया के, उनको कुछ बोला था कि कैसे हमें माइनॉरिटीज़ को एक तरीके से रखना है, अपनी माइनॉरिटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो भी आप एक तरीके से यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर जो अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज जो था। पहले चीज़ क्या थी? फ्रीडम तो मिला लेकिन पार्टीशन हुआ, है ना। पार्टीशन की वजह से बहुत सारे लोग क्या हुए? डिस्प्लेस हुए, अपनी जगह से एक दूसरी जगह पर क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे, और उनका रिहेबिलिटेशन भी करना था। बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स बन गए थे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। उन सबको एक प्रॉपर घर देना, प्रॉपर उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको जो बेसिक, जिसको कहते हैं ना कि लाइफ को पटरी पर लेकर के आना, तो ये सारी समस्याएं थी। इन सब समस्या को, जो पूरा का पूरा जो पार्टीशन से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, अब हम यहाँ पर उसको समझेंगे और इसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। होता क्या है? 14-15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली, लेकिन दो राष्ट्र क्रिएट हुए, टू नेशन स्टेट्स क्रिएट होते हैं, पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात पाकिस्तान का आइडिया आ गया और रातों रात बोल दिया कि भाई ठीक है पाकिस्तान बना देते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बहुत लंबी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, काफ़ी सालों तक धीरे धीरे करते हुए डेवलपमेंट हुआ। पाकिस्तान का पहले आइडिया आया, फिर डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज जाएंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल होनी शुरू हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फाइनली इन सबके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दो स्टेट्स क्रिएट होते हैं, टू नेशन स्टेट्स क्रिएट होते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके पीछे का थ्योरी था विच वॉज कॉल्ड एज टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या कहती है? इट वॉज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने दी, और ये बोल रही है सिंपल सिंपल तरीके से कि जो इंडिया है ना, जो भारत है, उसमें एक व्यक्ति नहीं है, उसमें दो व्यक्ति है, पहले हिंदूज और दूसरे मुस्लिम। मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पर टू नेशन थ्योरी ये क्लियरली डिमार्केट करती है कि इंडिया में देयर आर टू नेशन। इंडिया में कितने नेशन है? दो नेशन है जो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला नेशन क्या है? हिंदू, और दूसरा क्या है? मुस्लिम। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? इसीलिए फिर यहाँ पर बात करी गई मुस्लिम लीग के द्वारा कि बिकॉज मुस्लिम्स आर कंपैरेटिवली वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, उनका कल्चर अलग है ना। मुस्लिम्स और हिंदूज का कल्चर अलग है, उनकी आइडियाज़ अलग अलग है, उनके कस्टम्स अलग अलग है, उनके ट्रेडिशन अलग अलग है। जब सब कुछ ही अलग अलग है तो एक साथ क्यों रह रहे हैं ये लोग?
ठीक है। इस बेसिस पर क्या किया, इस बेसिस पर टू नेशन थ्योरी दी गई एंड इसी टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर पाकिस्तान की डिमांड को और ज़्यादा जोर शोर से उठाया गया एंड फाइनली क्या होता है, जब भारत आज़ाद होता है तो पार्टीशन के साथ आज़ाद होता है। ठीक है। तो आइडिया क्या है, पूरा का पूरा रीज़न क्या है, टू नेशन थ्योरी का जो एग्जिस्टेंस था कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि सबका सब कुछ अलग अलग है, हिंदूज अलग है, मुस्लिम्स अलग है, दीज आर टू सेपरेट नेशन, ये दो अलग अलग राष्ट्र है। तो इसीलिए इसका पाकिस्तान का एक तरीके से क्या हो जाता है, क्रिएशन किया जाता है। ठीक है। तो कांग्रेस भी इस चीज़ को लेकर के रिलेक्टेंट थी। ठीक है। एंड इवन ब्रिटिशर्स भी रिलेक्टेंट थे इन सब चीज़ों को लेकर के कि डिवीजन नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड इंडिया को आज़ादी देनी चाहिए। बट सब कुछ करने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, भारत का पार्टीशन हो जाता है एंड पाकिस्तान का क्रिएशन होता है। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, अब हम प्रोसेस ऑफ पार्टीशन को समझेंगे कि पार्टीशन किया कैसे, कैसे डिसाइड किया गया, कौन से एरियाज पाकिस्तान में जाएंगे, कौन से एरिया इंडिया में ही रहेंगे, कैसे डिसाइड किया गया, ये समझते हैं। डिवीजन बहुत ज़्यादा पेनफुल था, नो डाउट अबाउट दैट। क्या पेनफुल था, किस तरीके से पेनफुल था, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हमें समझना है दैट इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ये डिसाइड करना कि कौन सा एरिया कहाँ जाएगा, ये डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। तो डिसाइड कैसे किया हमने, कौन से एरियाज पाकिस्तान में जाएंगे, कौन से एरिया एक तरीके से भारत में रहेंगे, कैसे डिसाइड किया गया। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल पर हमने डिसाइड करा। अभी रिलीजियस मेजोरिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है वो सारी की सारी टेरिटरीज पाकिस्तान में जाएगी, जहाँ पर बाकी जो सारी की सारी जो टेरिटरीज है वो कहाँ रहेगी, वो इंडिया में रहेगी। मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए एक अलग नेशन बनाया जा रहा था, तो द एरियाज विच वर मेजोरिटी इन मुस्लिम, जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, तो उनको क्या कर दिया गया, उन सारी टेरिटरीज को पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया। दे वर मर्ज्ड विद पाकिस्तान। प्रिंसिपल क्या था, रिलीजियस मेजोरिटी का प्रिंसिपल, कि जहाँ पर जो मेजोरिटी में है वो एरिया कहाँ जाएगा, वो एरिया उस रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और समस्या है। समस्या क्या है कि देर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। भारत में कोई ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं था, कोई ऐसा सिंगल एरिया नहीं था जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में हो। रादर हो क्या रहा था, दो एरिया थे, कोई एक सिंगल एरिया नहीं था, टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहला कहाँ था, वेस्ट में था, जो वेस्ट पाकिस्तान बाद में जाकर बनता है, और दूसरी तरफ क्या था, ईस्ट में था, जो बाद में जाकर के ईस्ट पाकिस्तान बनता है। ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि देयर वाज नॉट अ सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, रादर देयर वर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स, वन वाज इन द वेस्ट एंड द अनदर वन वाज इन द ईस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जब पाकिस्तान बना ना, तो पाकिस्तान में दो टेरिटरीज थी, एक टेरिटरी नहीं थी। पहला क्या था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, दे वर सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। इसको हम मैप के जरिए समझते हैं कि आखिरकार ये लाइन बता क्या रही है। ये देखो, यहाँ पर ये मैप है। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, देखो अगर आप रीजन देखोगे ना, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर सिंपल तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक तरफ क्या है, वेस्ट पाकिस्तान है ना, और दूसरी तरफ क्या है, ईस्ट पाकिस्तान है, जो बाद में जाकर के क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है ना। तो यहाँ पर ये सारा जो एरियाज है, जैसे जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर स्टेट्स है, आपको दिखाई देगा यहाँ पर पंजाब दिखाई देगा, बलूचिस्तान दिखाई देगा, सिंध दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये बाउंड्रीज हमने डिमार्केट कर दी कि भाई देखो, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वो कहाँ चले जाएंगे, वो इस तरफ वाला जो वेस्ट वाले एरियाज है मुस्लिम मेजोरिटी, वो वेस्ट पाकिस्तान के बन जाएंगे, एंड दूसरी तरफ जो ईस्ट वाले एरियाज में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, तो वो क्या बन जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा। और बीच में क्या है, बीच में हमारा भारत है। समझ में आ गया। इस तरीके से डिसाइड किया गया है। अब यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ और समझनी है। ऐसा नहीं था, मतलब कुछ ऐसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज भी थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो लोग बिलीव नहीं करते थे टू नेशन थ्योरी में। ठीक है। ऐसा ही रीजन जो था वो था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के एक लीडर थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, बिकॉज ही वॉज द फॉलोवर ऑफ गांधी। तो वो ये जो लीडर थे, ये विश्वास नहीं रखते थे टू नेशन थ्योरी में। वो स्टार्टिंग से कहते थे कि हम लोग हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहे हैं, तो हमें कहाँ रखो, भारत में रखो। बट क्योंकि जब बाउंड्रीज ड्रॉ करी गई, तो इस तरीके से ड्रॉ करी गई कि क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस वाज आल्सो अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, इट वाज आल्सो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, इसलिए उसको कहाँ कर दिया गया, मर्ज, उसको भी पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। ठीक है। तो ये चीज़ें भी इस तरीके से, कुछ ऐसे एरियाज भी थे जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना, लेकिन उनको भी क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी हमारे सामने। तीसरी जो समस्या थी, जो हमें एक और चीज़ हमें जाननी है यहाँ पर, थर्ड प्रॉब्लम जो थी वो थी कि टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो थे पंजाब और बंगाल। एक तरफ क्या है, पंजाब है, एक और दूसरी तरफ क्या है, बंगाल है ना। तो ये दो एरियाज जो है, जो ये दो राज्य थे,
ब्रिटिश इंडिया में, ये कहाँ थे, ये बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो मुस्लिम मेजॉरिटी में है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में थे। तो फिर अब यहाँ पर समस्या आ गई कि भाई पूरी अगर ओवरऑल पंजाब में देखें, बंगाल में देखें तो मुस्लिम मेजॉरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, जहाँ पर सिख है और हिंदूज है मेजॉरिटी में। तो फिर अब यहाँ पर समस्या आई है कि पंजाब और बंगाल की समस्या को कैसे डील किया जाए। तो फिर यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया कि इन दोनों एरियाज़ को क्या करेंगे, इन दोनों राज्यों को डिवाइड करेंगे, बाइफरकेट किया जाएगा। और बाइफरकेट कैसे किया जाएगा, वही सेम टू सेम प्रिंसिपल, रिलीजियस मेजॉरिटी का प्रिंसिपल, कि जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड इवन लोअर लेवल पर डिसाइड किया गया। कैसे डिसाइड किया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट हिंदू मेजॉरिटी में है उनको क्या कर दिया गया, उसको इंडिया में रखा गया। जो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी में था तो उसको क्या कर दिया गया, उसको एक तरीके से जो वेस्ट पाकिस्तान है एंड ईस्ट पाकिस्तान है रिस्पेक्टिवली उसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आप देखोगे कि पंजाब एंड बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो दोनों राज्य थे इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, क्योंकि कम्युनिटीज़ एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी, है ना। तो पंजाब में जो वेस्ट पंजाब है, जो मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान है, वहाँ से क्या हो रहा था, वहाँ से हिंदूज़ और सिख्स यहाँ पर आ रहे थे, जो इंडिया वाला जो पंजाब था। और सिमिलरली जो इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, वो वेस्ट पाकिस्तान में जा रहे थे। समझ रहे हो, सिमिलरली ये सेम टू सेम चीज़ बंगाल में भी हो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी एंड यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ थी ना पंजाब में, बंगाल में, उन कम्युनिटीज़ को इसका रिपरकशंस बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। यहाँ पर इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्या हुई, एक तरीके से वायलेंस हुआ इनके साथ। ठीक है, सिमिलरली इसी जो अभी मैंने माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम बताई उसी को ही यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज के तौर पर बताया गया है कि पार्टीशन तो हो गया, लेकिन पार्टीशन के साथ में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी वो क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर। हो क्या रहा था कि जो हिंदूज थे और जो सिख थे, जो अब पाकिस्तान में एक तरीके से रह गए थे, पाकिस्तान में तो वो क्या हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए। सिमिलरली जो मुस्लिम्स थे और जो इंडिया में रह रहे थे दिल्ली वगैरह एरिया में, तो वो क्या थे, वो इंडिया में एक तरीके से माइनॉरिटी हो गए। तो वो लोग क्या हो गए, एक तरीके से अपने आप को उन्होंने ट्रैप्ड फाउंड करा कि जो जहाँ पर माइनॉरिटी के तौर पर रह गया ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पर अटैक किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा था, हिंदूज एंड सिख्स पर अटैक हो रहा था। ठीक है, सिमिलरली इंडिया में क्या हो रहा था, जो दिल्ली का इलाका है या पंजाब का या जो बंगाल का इलाका है जो भारत का, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर मुस्लिम्स पर अटैक हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ एंड वायलेंस स्टार्टेड एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल अगेंस्ट द कम्युनिटीज़ हु वर लेसर इन द नंबर इन द रिस्पेक्टिव एरियाज। जो माइनॉरिटीज़ थी, जो अपनी संख्या में कम थी ना अपने अपने एरियाज़ पे, तो उन पर अटैक होना चालू हो गया। और धीरे धीरे अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। पहले तो लीडर्स को लगा, पॉलिटिकल लीडर्स को, कि ठीक है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स को लगा कि ठीक है सॉल्यूशन हो जाएगा, अपने आप चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। ठीक है, तो ये सारी हमने क्या समझा, अभी हमने यहाँ पर समझा कि पार्टीशन करना भी आसान नहीं था। रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर डिसाइड किया गया कि कौन से एरियाज़ कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है दो पाकिस्तान बने, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, इस तरीके से टेरिटरीज को डिवाइड किया गया एंड पंजाब एंड बंगाल को भी बाइफरकेट किया गया। और माइनॉरिटीज़ के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था उसको यहाँ पर समझते हैं। तो 1947 में जो पार्टीशन हुआ ना, अगर सपोज क्वेश्चन आता है कि पार्टीशन क्या फेयर था या पार्टीशन किस तरीके से हुआ, पार्टीशन के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस पर्टिकुलर लाइन से अपना जो आंसर है उसको शुरू कर सकते हो। तो ये लाइन क्या बता रही है कि पार्टीशन, पहली बात तो ये है कि ईयर 1947 ने क्या देखा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट अब्रप्ट, अनप्लैंड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन देखा, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री ने एक तरीके से फेस किया है। मतलब क्या है कि जो पार्टीशन हो रहा था, पार्टीशन की वजह से पॉपुलेशन का मूवमेंट हुआ, और वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन का मूवमेंट होता है। आज भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि जब भारत का पार्टीशन हुआ तो भारत के पार्टीशन के दौरान ही क्या होता है, लार्जेस्ट माइग्रेशन होता है, लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन, या एक तरीके से इसको मास माइग्रेशन कह सकते हो कि भारत के लोग इंडिया से लोग कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे हैं। सो इट वाज अ लार्जेस्ट माइग्रेशन। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, अब्रप्ट था, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें हुई, बहुत अनप्लान्ड तरीके से चीज़ों को करा गया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अपना सब कुछ निपटा के अपने राष्ट्र जाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। वो तो अपने एरियाज़ में जाने की कोशिश कर रहे थे, अपने वापस देश जाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र किया कि फटाफट से क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, वायलेंस होता जा रहा है। तो अब वो लोग सोच रहे थे कि सारी की सारी जो एक तरीके से जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के हाथों में छोड़ देते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट देख लेगी और इंडिया की गवर्नमेंट देख लेगी। तो बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड तरीके से और जितना ट्रैजिक हो सकता था, मोस्ट अब्रप्ट तरीके से चीज़ों को यहाँ पर किया गया। बहुत जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन था वो बहुत अनप्लान्ड तरीके से था। ना मिलिट्री कुछ मदद कर पा रही है, ना पुलिस कुछ मदद कर पा रही है, क्योंकि सब कुछ कियोस था, अनार्की थी टोटल।
ठीक है, अराजकता थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, बस क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ एक तरीके से मानी जा रही है। ओके, फिर दूसरी बड़ी चीज़ क्या थी कि कुछ कुछ शहर, जैसे लाहौर का शहर अगर आप देखोगे, अमृतसर हो गया, कलकत्ता हो गया, तो दे बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। ये कम्युनल जोन्स में बन गए। कम्युनल जोन्स का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ में थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, उन पर अटैक हो रहा था, है ना, तो बट गए थे एक तरीके से कि ये मुस्लिम एरिया है, सिमिलरली दूसरी तरफ हिंदू एरिया है। इस तरीके से कम्युनल जोन्स क्रिएट हो गई एंड काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होता है ये, क्योंकि खास तौर पर यहाँ पर ये क्या है, बॉर्डर एरियाज़ है। लाहौर का अगर आप लाहौर की बात करो, अमृतसर की बात करो, कोलकाता की बात करो, तो यहाँ पर क्या हो रही थी, पॉपुलेशन का मूवमेंट हो रहा था, है ना, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ये पूरी कम्युनल जोन्स में एक तरीके से क्रिएट हो जाता है। फिर जो माइनॉरिटीज़ थी दूसरी दोनों तरफ, वो क्या कर रही है, अपने घर को छोड़कर जा रही है, एंड दूसरी तरफ जाते हैं तो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ऑफ कोर्स उनका तो कोई घर नहीं है वहाँ पर, सारी ज़मीन तो दूसरे एरिया में थी जहाँ से वो जा रहे थे, तो वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। जब ये सारी मूवमेंट्स हो रही थी तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो वन ऑफ द वल्नरेबल विक्टिम्स थे, जो विमेन थी, बच्चे थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ब्रूटल अटैक होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ विमेन को क्या कर दिया जाता है, अबडक्ट कर लिया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, जिन्होंने अगवा करा उनको, उनके धर्म में उनको कन्वर्ट कराया गया, ज़बरदस्ती उनको शादी करवाई गई दूसरे धर्म के व्यक्ति से। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थी वो दूसरी कम्युनिटीज़ की जो विमेन थी ना उसके ऊपर अटैक कर रही थी, और इस तरीके से विमेन के साथ यहाँ पर वायलेंस किया जा रहा था। काफ़ी सारी विमेन को तो फैमिली ऑनर के नाम पर उनके परिवार वालों ने ही एक तरीके से पहले ही मार दिया कि ये दूसरे धर्म के व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सिचुएशन हुई। तो जनरली आप देखोगे कि जब भी कम्युनिटीज़ के बीच में क्या होता है, कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस होता है, तो जो उनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना, दूसरी कम्युनिटी के जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, चाहे बच्चों की बात कर लो, चाहे विमेन की बात कर लो, उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। एंड पार्टीशन के दौरान भी एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा जो ब्रूटल एट्रोसिटीज़ देखने को मिली, वो किस पर हुई, विमेन पर हुई। हर कम्युनिटी की विमेन पर यहाँ पर अटैक किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी जो रेफ्यूजीज़ थे, बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हो गए, मतलब अपने ही देश में क्या हो गए, अपने ही देश में रेफ्यूजी के तौर पर रहने को लोग मजबूर हो गए। सो फॉर लैक्स ऑफ रेफ्यूजीज कंट्रीज फ्रीडम मेंट लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर। तो जब आज़ादी के सपने हम लोग देख रहे थे, इतने लंबे सालों से फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कभी ये सोचा नहीं होगा कि आज़ादी जब मिलेगी तो इस तरीके से रेफ्यूजी कैंप में उन लोगों को रहना पड़ेगा। और परिवार का साथ छूट गया, कई बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स मर गए जब ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है, मूवमेंट हो रही थी पॉपुलेशन की, बहुत सारे के जो परिवार के सदस्य थे वो मारे गए। तो इतनी ट्रैजिक इंसिडेंट होता है, ये पूरा का पूरा जो पार्टीशन था वो इतने भयावह तरीके से होता है, एंड लोग खुद क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रेफ्यूजी के तौर पर उनको रहना पड़ रहा है, सालों साल रहना पड़ गया था। तो ये फ्रीडम तो मिला, लेकिन फ्रीडम में मिला क्या, फ्रीडम में एक बहुत ही एक भयावह चीज़ मिली, और वो क्या था, रेफ्यूजी कैंप्स, अपने परिवार वालों के जनों का साथ छूट जाना, एंड बहुत सारी अदर अदर एक तरीके से वायलेंस उनको देखने को मिला। जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी तो इन सबको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स थे, बहुत सारे पोएट्स थे, उन सब ने क्या करा, उन सब ने जो फेस किया सिचुएशन को, जिन्होंने देखा, चाहे पाकिस्तान के राइटर हो चाहे इंडिया के राइटर हो, उन सब ने अपनी अपनी स्टोरीज लिखी, एंड बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी फिल्म्स भी इन सब चीज़ों पर बनती है। एंड उन्होंने बोला कि ये जो पार्टीशन था ना, ये पार्टीशन केवल एक तरीके से ज़मीन का पार्टीशन नहीं था, इट वॉज डिवीजन ऑफ हार्ट्स, ये दिलों का पार्टीशन था। ठीक है, एक तरीके से दिल कम्युनिटीज़ के दिलों में दरार पड़ गई थी एक दूसरे को लेकर के, तो इसलिए इस तरीके से डिवीजन ऑफ हार्ट्स के तौर पर उस पार्टीशन को डिस्क्राइब किया गया है। अब हम पार्टीशन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं कि पार्टीशन से जुड़े हुए फैक्ट्स क्या थे। सबसे पहली चीज़ कि पार्टीशन वाज नॉट मेनली अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज और एसेट्स और पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री। मतलब पार्टीशन में ऑफकोर्स प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ, और लाइबिलिटीज़ का हो, एसेट्स का हो, इन सब का तो डिवीजन हुआ, बाउंड्रीज़ का भी डिवीजन हुआ, और एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस का भी डिवीजन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है उनका भी डिवीजन हुआ। ये सारी चीज़ें तो हुई, साथ साथ में और क्या क्या हुआ, जो फाइनेंशियल एसेट्स थे यानी कि एक तरीके से पैसों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कि डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को इतना फंड्स दिया जाएगा। साथ ही साथ टेबल हो, चेयर हो, टाइपराइटर्स हो, पेपर क्लिप्स हो, बुक्स हो, एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, जैसे कि पुलिस बैंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जितनी चीज़ों का हो सकता था ना, कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का क्या होता है, पार्टीशन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात बताई गई है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे उनका भी पार्टीशन होता है, डिसाइड किया जाता है कि इतने पाकिस्तान में जाएंगे, इतने इंडिया में ही रहेंगे। रेलवेज़ को भी डिवाइड किया गया कि इतनी रेल कहाँ जाएगी, इतनी रेल इंडिया में रहेगी, इतनी रेल एक तरीके से पाकिस्तान को दी जाएगी। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या बता रही है कि पार्टीशन हुआ। ऑफकोर्स लैंड का तो पार्टीशन हुआ,
ठीक है, बाउंड्रीज़ का पार्टीशन हुआ, लेकिन साथ साथ में कम्युनिटीज़ का भी पार्टीशन होता है, और जो जितनी भी अदर अदर छोटी छोटी चीज़ें थी, जो एसेट्स थी, एंड इवन जो एम्प्लॉयज़ थे, उन तक का भी पार्टीशन हो जाता है। लगभग अगर आप देखोगे 80 लाख पीपल दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। तो लगभग 80 लाख लोग पूरी बॉर्डर के आसपास मूव करते हैं, मतलब 80 लाख लोग थे जो इधर से उधर आ रहे थे, और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया आ रहे थे। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 80 लाख के आसपास लोगों ने क्या करा है? माइग्रेट करा है। और लगभग 5 से 10 लोग क्या करे जाते हैं? उनको मार दिया जाता है जब वायलेंस हो रहा था। तो 5 से 10 लाख लोग, ये तो एक तरीके से एस्टिमेटेड फिगर है, मे बी रियल फिगर इससे ज़्यादा हो। तो इतने लोग भारत में जब पार्टीशन हो रहा था, भारत का पार्टीशन जब हो रहा था, तो इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोगों ने क्या करा? माइग्रेट करा। तो ये सारी क्या देखे हमने? कॉन्सिक्वेंसेस देखे पार्टीशन के। अब जब भारत आज़ाद हो जाता है, पाकिस्तान का क्रिएशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उसके बाद भारत के सामने एक चैलेंज था। भारत के सामने चैलेंज क्या था? दैट कि भारत में रहने वाली जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो ये एक सवाल था, उसको अब हम यहाँ पर समझेंगे। द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। तो जो हमारे नेशनल स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, वो टू नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनके विश्वास न रखने के बावजूद भी क्या होता है? पार्टीशन तो हो जाता है ना? तो जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान क्या एक तरीके से धर्म के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर मुस्लिम्स ने क्या करा? एक तरीके से पाकिस्तान का क्रिएशन कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। अब डिड दैट मेक इंडिया अ हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया एंड मुस्लिम्स वहाँ पर चले गए, तो क्या एक हिंदू नेशन बन गया ऑटोमेटिकली? क्या भारत में केवल और केवल हिंदूज रह गए, या दूसरी कम्युनिटीज़ भी थी? तो क्या केवल और केवल भारत में एक तरीके से अगर पाकिस्तान में इस्लामिक रिलीजन है, ठीक है, तो पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, तो क्या इंडिया में एक तरीके से हिंदू राष्ट्र बन गया क्या भारत? तो ये सवाल उठाया जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल का क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, देखो, जब हमें पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन में ये नहीं था कि सारे के सारे मुस्लिम्स वहाँ पर पाकिस्तान में चले गए। काफ़ी सारे मुस्लिम्स क्या रहे? इंडिया में भी रहे। सो मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, एक सेकेंड, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 10 to 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। 1951 में लगभग 10 से 12% जो भारत की टोटल पॉपुलेशन थी, उसमें 10 to 12% कौन थे? मुस्लिम थे। यानी कि कुछ मुस्लिम्स तो अभी भी है, और साथ ही साथ में ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम थे भारत में, उस टाइम पर अलग अलग कम्युनिटीज़ भी थी, है ना? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन एंड द अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़? तो अब जब भारत में मुस्लिम्स भी हैं, बाकी धर्म के लोग भी हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट कैसे इन सभी लोगों को ट्रीट करेगी? ये भारत के सामने क्या था? एक बहुत बड़ा सवाल था। सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पारसीज, ज्यूज, इन सबको कैसे ट्रीट किया जाएगा? कैसे हम हर कम्युनिटीज़ के बीच में एक कम्युनल हार्मनी प्रमोट कर सकेंगे? क्योंकि रिलीजियस ग्राउंड पर ऑलरेडी क्या हो चुका है? डिवीजन हो चुका है। तो हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख, इन सब कम्युनिटीज़ का क्या हो गया? कुछ लोग यहाँ पर रह गए, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, तो डिवीजन तो हो गया। लेकिन अब इन सब जो जो भारत में हर धर्म के लोग रह रहे हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? किस तरीके से यहाँ पर कम्युनल हार्मनी प्रमोट करी जाएगी, ताकि हर धर्म का व्यक्ति भारत में एक तरीके से इक्वल सिटीजन के तौर पर रह सके? ये भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो भारत की गवर्नमेंट थी, उनके सामने ये सवाल था। तो मोस्ट लीडर्स ने क्या करा? मोस्ट लीडर्स ने डिसाइड किया दैट इंडिया मस्ट ट्रीट ऑल द पर्सन ऑफ ऑल द रिलीजन एज इक्वल सिटीजन्स, ठीक है। यहाँ पर डिसाइड किया हम लोगों ने कि देखो, भारत में जितने भी धर्म के व्यक्ति भारत में रह रहे हैं, उन सबको क्या किया जाएगा? उन सबको ट्रीट किया जाएगा इक्वली। एंड और यहाँ पर डिसाइड किया गया दैट इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गिव सुपीरियर स्टेटस टू एडहेरेंट ऑफ वन फेथ एंड इन्फीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन। भारत में ऐसा नहीं होगा कि भारत में जो एक धर्म है उसको क्या मिलेगी? उसको एक तरीके से डोमिनेंस उसका होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि किसी एक धर्म को डोमिनेंस में ट्रीट किया जा रहा है और किसी दूसरे धर्म को इन्फीरियर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो भारत ने सीधा सीधा डिसाइड किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस समय, जो लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया दैट इंडिया वुड बी अ सेकुलर कंट्री। भारत क्या होगा? सेकुलर कंट्री होगा। मतलब क्या है कि भारत में जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उन सबको क्या किया जाएगा? इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। किसी के साथ किसी भी रिलीजन को इन्फीरियर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, एंड हर किसी को धर्म के आधार पर बराबर ट्रीट किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया। इस तरीके से गवर्नमेंट जो थी, जो उस टाइम पर हमारे लीडर्स थे, उन्होंने इस तरीके से डिसाइड किया। ये चैलेंज जो था कि क्या भारत अब सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चल पाएगा, तो इंडिया ने कहा बिल्कुल, हम सभी को साथ लेकर के चलेंगे, एंड जितने भी धर्म के लोग हैं उन सबको क्या किया जाएगा? इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा,
ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था ना पार्टीशन का, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया, जिसमें समझा पार्टीशन को करना कितना मुश्किल था, है ना, इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल था। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन को हमने पढ़ा एंड किस तरीके से इंडिया ने उसको डील करा है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो कि क्या है, महात्मा गांधी का जो सेक्रीफाइस था ना इस पूरे दौरान जब कम्युनल वायलेंस हो रहा था, तो गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास करे कम्युनल वायलेंस को रोकने के। उसी प्रयासों को अब हम यहाँ पर समझेंगे और इस पूरे के पूरे जो कॉन्टेक्स्ट है पार्टीशन का एंड गांधी जी का जो प्रयास था उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भारत आज़ाद होता है तो गांधी जी कहाँ होते हैं? गांधी जी उस समय कलकत्ता में होते हैं। क्या कर रहे होते हैं कलकत्ता में? कलकत्ता में बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस होता है। तो गांधी जी अपनी जो उनके तरीका था, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, अहिंसा का जो प्रिंसिपल था, जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल था, जो गांधी जी ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि देखो सत्य का, अहिंसा का रास्ता इंपॉर्टेंट है, इससे हम अपनी आज़ादी लड़ेंगे, है ना, ये सिखाने की कोशिश जो गांधी जी ने करी थी, तो वो यहाँ पर एक तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इट फेल्ड टू बाइंड द पीपल इन ट्रबल टाइम्स। तो जब क्या हो रहा है, जब कम्युनिटीज़ के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि जो सत्य अहिंसा का जो पार्ट गांधी जी ने बढ़ाने की कोशिश करी थी, वो यहाँ पर क्या होता दिखाई दे रहा है, फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गांधी जी ने फिर क्या करा, गांधी जी ने ऐसा मतलब एक तरीके से हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश करी जो कम्युनल वायलेंस था उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने वहाँ पर एक तरीके से कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत करने की कोशिश करी, परसुएड करने की कोशिश करी एंड बताया कि किस तरीके से जो चीज़ें करी जा रही है वो गलत है, और उनके प्रेजेंस में सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव भी होती है और कम्युनल हार्मनी एक तरीके से प्रमोट होती है, लेकिन वो काफ़ी कम समय तक रहती है। कुछ समय के बाद दोबारा से क्या हो जाती है, राइट्स हो जाती है हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स में, एंड गांधी जी को क्या करना पड़ता है, दोबारा से जो फास्ट है वो रखना पड़ता है ताकि वहाँ पर क्या हो सके, शांति हो सके। मतलब क्या है, सिचुएशन में गांधी जी अपना जितना हो सकता था ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कुछ समय के लिए कंट्रोल होती, फिर उसके बाद सिचुएशन दोबारा से वैसे ही कम्युनल वायलेंस दोबारा से फैल जाते। फिर उसके बाद गांधी जी अगले महीने दिल्ली जाते हैं। पहले कलकत्ता में ये अपना कोशिश करी, करा कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने की। फिर गांधी जी जब अलग अलग एरियाज में और ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ, खासतौर पर नॉर्दर्न रीजन में, पंजाब में भी हो रहे थे, पंजाब में हो रहे थे, दिल्ली में हो रहे थे, यूपी में हो रहे थे, तो गांधी जी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में कोशिश क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि देखो भाई, जो मुस्लिम भारत में जिन्होंने कहा है कि वो भारत में रहेंगे, है ना, तो अगर वो भारत में रह रहे हैं तो उनको डिग्निटी के साथ में एज एन इक्वल सिटीजन के तौर पर उनको ट्रीट हमें करना चाहिए। यानी कि जो वहाँ पर मुस्लिम्स के साथ जो वायलेंस हो रहा था, एक तरीके से उनको कंट्रोल करना होगा एंड मुस्लिम्स को भी इक्वल सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट करने के लिए गांधी जी वहाँ पर लोगों से परसुएड कर रहे थे, लोगों को परसुएड कर रहे थे। सिमिलरली गांधी जी ने दूसरी बात ये बोली वहाँ पर कि इंडिया और पाकिस्तान अब अलग अलग हो चुके हैं ना, तो यहाँ पर अब इन दोनों की रिलेशनशिप को बेटर करने की ज़रूरत है। इसीलिए हो क्या रहा था, सिचुएशन क्या थी कि जो भारत की सरकार थी, इंडिया की गवर्नमेंट थी, वो अपना जो फाइनेंशियल कमिटमेंट था, मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स जो देने थे पाकिस्तान को, उस डिसीजन से मना कर रही थी कि नहीं, हम फंड्स नहीं देंगे। इंडिया का गवर्नमेंट का स्टैंड ये था। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी कह रहे थे कि ये सिचुएशन, ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर क्रिएट हो गया तो पाकिस्तान को फंड्स दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कलकत्ता में फास्ट रखा, तो दिल्ली में भी उन्होंने क्या करा, दिल्ली में भी उन्होंने फास्ट रखा। और फिर उसके बाद जो सिचुएशन थी दिल्ली में, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, इंप्रूव होने लगी। जो दिल्ली में जो मुस्लिम्स थे वो वापस अपने घरों की तरफ रिटर्न करने लगे एंड इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बोला कि ठीक है, जो पाकिस्तान को देना है, जो उसके ड्यूज़ है, उसको जो फंड्स देना है, फाइनेंशियल कमिटमेंट जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी के जो फास्ट था वो यहाँ पर एक तरीके से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें समझनी है कि गांधी जी सब कुछ अपना ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों की दोनों कम्युनिटीज़ में, चाहे हिंदूज़ हो चाहे मुस्लिम हो, तो वो एक तरीके से गांधी जी को ब्लेम कर रहे थे। उनकी जो पूरी कंडीशन थी, जो भारत में सब कुछ हो रहा था ना, एक तरीके से उसके लिए गांधी जी को ब्लेम किया जा रहा था। और इसी के चलते क्या होता है कि उन्हीं में से एक एक्सट्रीमिस्ट 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे क्या करता है, गांधी जी को एक तरीके से वहाँ पर 3 गोलियां मार देता है और इस तरीके से गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है कि इसकी वजह से जो पूरा लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल होता है ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, जस्टिस का, टॉलरेंस का, जो पूरे जीवन भर गांधी जी लड़ते हैं एक तरीके से, वो यहाँ पर एक एंड उसका दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि चलो भले ही किसी व्यक्ति को तो मार दिया जा सकता है, लेकिन क्या व्यक्ति के जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो विचार है, क्या उसको मार दिया जा सकता है? नहीं।
और ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि जब गांधी जी की डेथ हो गई, भले ही 1948 में 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की डेथ हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो गांधी जी का सत्याग्रह का जो आइडिया है, जो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का जो आइडिया है, उन्होंने इस पर्टिकुलर आइडिया ने क्या करा, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करा। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट होती है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, तो वहाँ पर तरीका क्या था, नॉन वायलेंट तरीका था। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस, जो मार्टिन लूथर किंग थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधी जी के आइडिया से। नेल्सन मंडेला ने जो स्ट्रगल लीड करी अपेर्थाइड रेजिम के खिलाफ, वो स्ट्रगल किस बेसिस पर थी, नॉन वायलेंस से, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी। ठीक है, सिमिलरली आज भी जो प्रोटेस्ट होता है, आज भी जो हमारे यहाँ पर जो भी हम प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश ये करी जाती है कि प्रोटेस्ट को क्या रखा जाए, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। मतलब क्या है कि भले ही गांधी जी ना रहे हो, लेकिन उनके आइडियाज़ तो आज भी हमें प्रेरित करते हैं ना। उनके जो आइडियाज़ है, ट्रुथ की बात करें या फिर नॉन वायलेंस की बात करें, आज भी तो उतने ही रेलिवेंट है एंड आज भी हमें इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें यहाँ पर समझनी थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोगों का जो फर्स्ट चैलेंज था पार्टीशन का, वो तो सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे चैलेंज की तरफ चलते हैं। दूसरा चैलेंज क्या था, दूसरा चैलेंज था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है वो हमें यहाँ पर अब समझना होगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में दो टेरिटरीज थी बेसिकली। पहला क्या था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, एंड दूसरा क्या था, प्रिंसली स्टेट्स। तो मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो भारत की टेरिटरी थी ना, उसमें एक तरीके से दो अलग अलग टेरिटरीज थी, जो जिसको कहा जाता था, पहला ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड दूसरे क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अभी हम मैप की तरफ चलेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। तो जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस पर कंट्रोल कर रही थी, उसको क्या बोला जा रहा था, उसको ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस बोला जा रहा था। मतलब ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में किसका कंट्रोल था, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे तो जो छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा जहाँ पर राजाओं का रूल होता था, तो उनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। समझ में आ गया। अब राजाओं का रूल तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है, दे इंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर सो लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर राजाओं का रूल है, प्रिंसली स्टेट्स में राजाओं का रूल है, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी पर उनका कंट्रोल ज़रूर है। राजाओं का कंट्रोल कहाँ तक है, राजाओं का कंट्रोल है इंटरनल अफेयर्स में, और वो भी ओवरऑल कंट्रोल क्या है, ओवरऑल कंट्रोल है ब्रिटिश सुप्रीमेसी का। मतलब ये है कि कहने के लिए प्रिंसली स्टेट्स में राजाओं का रूल है, बट ब्रिटिश सुप्रीमेसी यहाँ पर भी दिखाई देती है। ओवरऑल कंट्रोल किसका है, ब्रिटिशर्स का है। हाँ, कुछ इंटरनल अफेयर्स में जो राजा का जो जो प्रिंसली स्टेट्स के कुछ इंटरनल अफेयर्स है, वहाँ पर राजा डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल किसका है, सरकार का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। और इसी चीज़ को कहा जाता है पैरामाउंटसी या सुजरैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, पैरामाउंटसी या सुजरैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, की प्रिंसली स्टेट्स में है प्रिंस, लेकिन वहाँ पर ओवरऑल सुप्रीमेसी किसकी है, ब्रिटेन गवर्नमेंट की, मतलब ब्रिटिश सुप्रीमेसी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है। अब हम थोड़ा सा मैप की तरफ चलते हैं तो हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे हम बता रहे हैं कि भारत में जो प्रोविंसेस थे वो दो एरियाज़ में एक तरीके से डिवाइडेड थे। पहले क्या था, ब्रिटिश इंडिया, दूसरा क्या है, प्रिंसली स्टेट्स। राइट, ये हम लोगों ने समझा। तो जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें अगर आप देखोगे तो जो येलो वाली स्टेट्स है वो क्या है, ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है। वहीं ब्लू वाला जो एरिया है वो क्या है, ब्लू वाला एरिया अगर आप देखोगे तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इन्हीं को डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे प्रिंसली स्टेट्स क्या था, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राजपुताना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हैदराबाद, राइट, मैसूर आपको दिखाई देगा। तो ये सारे क्या है, प्रिंसली स्टेट्स है। वहीं अगर आप ब्रिटिश इंडिया की बात करोगे तो ब्रिटिश इंडिया में आपको दिखाई देगा, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस क्या है, ब्रिटिश इंडिया है, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है। बिहार हो गया, बंगाल हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, बॉम्बे का इलाका हो गया। तो ये क्या है, जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है। सिंध में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है। तो इस तरीके से पूरी भारत की जो टेरिटरी थी वो दो एरियाज़ में डिवाइडेड थी। पहले वो जहाँ ब्रिटिश इंडिया डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, दूसरे वो जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स रूल कर रहे थे। प्रिंस का रूल था, मतलब राजाओं का एक तरीके से रूल था। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, किस तरीके से इंटीग्रेशन करने में दिक्कतें आ रही थी सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत की टेरिटरी में, तो उसको हम समझते हैं। हुआ क्या था, टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स, और उनको आज़ादी मिल गई थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कुछ सौंप दिया ना भारत की सरकार को, तो प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी मिल गई, क्योंकि ब्रिटिश की जो पैरामाउंटसी अभी हमने पढ़ा ना, ब्रिटिशर्स की क्या थी, पैरामाउंटसी थी, है ना। एक तरीके से पूरी ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी। तो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो पैरामाउंटसी भी खत्म हो गई, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो लीगली इंडिपेंडेंट हो गए। अब क्या होता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला था कि देखो भाई, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो या तो फ्री रह सकते हैं,
ठीक है, मतलब क्या है, मतलब या तो वो इंडिया में जा सकते हैं या वो पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिसीजन कौन लेगा? जो प्रिंसली रूलर्स होंगे वो लेंगे, और वहाँ के रहने वाले लोग डिसाइड नहीं करेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि भाई अगर हैदराबाद वो इंडिया में जाना चाहता है या फिर वो पाकिस्तान में जाना चाहता है या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ये हैदराबाद का जो रूलर है ना वो डिसाइड करेगा, हैदराबाद के लोग डिसाइड नहीं करेंगे। ये ब्रिटिशर्स ने बोल दिया सीधा सीधा। तो क्या हुआ? 565 प्रिंसली स्टेट्स के पास क्या मिला? उनके पास चॉइस होगी, वो आज़ादी लेकर मतलब वो या तो वो इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते थे अपनी, या फिर वो इंडिया में जा सकते थे या वो पाकिस्तान में जा सकते थे। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम आई भारत के सामने, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया पता है? उन्होंने बोला कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, हम ना भारत के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो अब उसी की वजह से जो भारत में जो प्रॉब्लम हुई है ना एक यूनाइटेड इंडिया बनाने में, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, 565 स्टेट्स हैं, तो हर कोई अगर अपने अपने यहाँ पर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएगा तो भारत तो और ज़्यादा छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक यूनाइटेड इंडिया के सामने तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर उस प्रॉब्लम को समझेंगे। तो जैसे त्रावणकोर जो है, जो प्रिंसली स्टेट था त्रावणकोर, तो त्रावणकोर ने अनाउंस कर दिया कि वो लोग भी क्या करेंगे, त्रावणकोर के रूलर ने अनाउंस कर दिया दैट त्रावणकोर विल ऑल्सो बी एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, उन्होंने बोला कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो भारत में नहीं आएंगे। सिमिलरली जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से बात बोली। ओके, तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे करते हुए काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो कहने लगे कि हमें क्या करनी है, आज़ादी लेनी है और अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। हो क्या रहा था? देयर वॉज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी, एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी ये थी कि भारत फर्दर डिवाइड हो सकता था छोटे छोटे कंट्रीज़ में। क्योंकि जब छोटा छोटा प्रिंसली स्टेट्स बोलेगा आकर के कि हमें तो आज़ाद रहना है, मतलब क्या, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना रहे हैं। और भारत क्या हो रहा है, भारत के और छोटे छोटे एक तरीके से डिवीजन हो रहा है भारत में, और भारत के और छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, है ना। यूनाइटेड इंडिया तो हम बना नहीं पाएंगे। तो ये समस्या थी भारत के सामने। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो डेमोक्रेसी का जो प्रोस्पेक्ट था ना, जो प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग थे, आज़ादी की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वो चाह रहे थे डेमोक्रेसी, वो चाह रहे थे कि वो खुद के लीडर्स को डिसाइड करे। लेकिन जब प्रिंसली स्टेट्स में किसका रूल होगा, जब प्रिंसली स्टेट्स बोलेंगे कि हम अपनी कंट्री बना रहे हैं, तो वहाँ पर रूल किसका होगा? वहाँ पर तो रूल जो प्रिंस है यानी कि जो राजा है उनका होगा। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी आ पाएगी क्या? डेमोक्रेसी तो नहीं आ पाएगी। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने समस्याएं थी। लोग चाह रहे थे डेमोक्रेसी, लेकिन जब रूलर्स ने डिसाइड कर दिया कि नहीं भाई वो लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे और राजा का ही रूल होगा, तो फिर लोगों के सामने भी ये समस्याएं आई। तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम थी जो भारत के जो गवर्नमेंट थी एज वेल एज जो प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग थे ना, उनके लिए भी डेमोक्रेसी चाह रहे थे, लेकिन डेमोक्रेसी मिल नहीं पा रही थी उनको। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस समय भारत में। उन्होंने क्या करा, दे टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू द स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम बहुत मजबूत स्टैंड लेंगे, और जो डिवीजन ऑफ इंडिया जो होने जा रहा है छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ में, जो भारत बंटने जा रहा है ना, उसके खिलाफ एक बहुत मजबूत स्टैंड लेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि भारत में प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो। और ये काम किसको सौंपा गया? जो सरदार पटेल है, उन जिनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कराया भारत में, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वो काम सरदार पटेल को दिया गया। सरदार पटेल उस समय कौन थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, भारत में प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कराया। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार उनका रोल क्या था। उन्होंने बहुत हिस्टोरिकल रोल निभाया। कैसे? नेगोशिएट करा उन्होंने रूलर्स के साथ में, ठीक है, उनसे बातचीत करी कि देखो भाई, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबसे जाकर बातचीत करी, उनको बताया कि ये आप ही के बेनिफिट में है कि आप भारत का हिस्सा बनो, क्योंकि चारों तरफ तो भारत ही आपके, है ना। तो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट में है कि अगर आप भारत का हिस्सा बनोगे तो ये आपके लोगों की भलाई भी है और आपकी भलाई भी है। कुछ इस तरीके से नेगोशिएशन किया गया और बहुत फर्म स्टैंड लिया गया, बहुत मजबूती के साथ। मतलब ये पूरा रेजोल्यूशन था, एक रेजोल्यूट स्टैंड था जो सरदार पटेल ने लिया कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन तो करवाना ही है भारत में, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया का हम सपना लेकर चल रहे थे और उसके सपने के सामने सबसे बड़ी हर्डल क्या थी कि प्रिंसली स्टेट्स आज़ादी ले रहे थे, वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाह रहे थे। तो इसीलिए पूरा रेजोल्यूशन, पूरा एक तरीके से बहुत फर्म स्टैंड यहाँ पर सरदार पटेल के द्वारा दिया गया। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिकली में क्या हुआ? डिप्लोमेटिकली में हमने कुछ स्टेट्स ऐसे थे, डिप्लोमेटिकली बेसिकली होता है कि कूटनीति करना। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी दे दो, हमें कुछ स्पेशल राइट्स दे दो तो हम भारत में आ जाएंगे। जैसे कश्मीर की बात करी जाए
या फिर मणिपुर में भी ऑटोनॉमी डिमांड करेगी। तो सरदार पटेल ने बोला कि ठीक है, अगर आप ऑटोनॉमी के साथ आना चाहते तो हम आपको ऑटोनॉमी भी दे देंगे। तो ये डिप्लोमेसी थी। साथ ही साथ में इस तरीके से क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है ना, विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन, बहुत स्किलफुल तरीके से हमने परसुएड करा है, बहुत बहुत चालाकी से, साम दाम दंड भेद, ये सारे तरीके हमने अपनाए हैं, तब जा करके हमने क्या करा है, प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट करवाया है। जैसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स बोल रहे थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स ये कह रहे थे कि हम भारत में आ जाएंगे, लेकिन जो हमारी ज़मीन है ना, क्योंकि राजा रजवाड़ों की एक तरीके से ज़मीन काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो उन्होंने बोला कि जो हमारी ज़मीन है ना, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको आप नहीं छीनोगे हमसे। तो सरदार पटेल ने बोला कि अच्छा बस इतनी सी बात है, ठीक है, हम लोग करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी। तो कुछ इस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करते हुए, जिस तरीके से हो सकता था, इस तरीके से हमने क्या करा है, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन करा है। जब इंटीग्रेशन हम कर रहे थे तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है दैट व्हाट वर द कंसिडरेशंस जिसने गवर्नमेंट की अप्रोच को इन्फ्लुएंस करा। सबसे पहली कंसिडरेशन क्या थी, जो सबसे पहली चीज़ हमने ध्यान में रखी, दैट वाज कि ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग थे ना, वो क्लियरली भारत का पार्ट बनना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इसीलिए भी हमने डिसाइड किया कि भाई हम तो कोशिश करेंगे कि हर प्रिंसली स्टेट्स का भारत में इंटीग्रेशन हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे हैं, दे वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। दूसरी बड़ी चीज़, गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार थी, जो अभी हमने डिस्कस करा, ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार थी गवर्नमेंट कुछ रीजन्स को, ताकि उनकी जो प्लूरलिटी है ना, जो उनकी अलग कल्चर है, जो उनकी कुछ अलग डिमांड है अपने रीजन को लेकर के, तो वो फुलफिल भी गवर्नमेंट ने करा, और बोला कि ठीक है भाई, अगर आप ऑटोनॉमी के साथ आना चाहते हो, अगर आप कुछ स्पेशल राइट्स के साथ आना चाहते हो, भारत में इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो बिल्कुल दिया जाएगा। कश्मीर को भी फिर हम लोगों ने ऑटोनॉमी दी, एंड सिमिलरली मणिपुर को भी कुछ ऑटोनॉमी दी। ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है वो था इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दिमाग में थी वो ये था कि हमें पूरी की पूरी जो भारत की जो टेरिटरीज है ना, उनको क्या करना है, उनको इंटीग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखो, सीधी सी बात है, भारत में ऑलरेडी क्या हो चुका है, पार्टीशन तो हो चुका है एक बार, तो कुछ ज़मीन तो ऑलरेडी पाकिस्तान में चली गई है ना। तो अब भारत ये रिस्क नहीं ले सकता था कि भारत फिर से दोबारा से क्या हो सके, फिर से एक पॉसिबिलिटी बने कि दोबारा से कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं। तो भारत मना कर रहा था, सीधा सीधा बोल रहा था कि इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन हमें करना है अपनी पूरी की पूरी टेरिटरी का। यानी कोशिश ये करी गई थी कि सभी के सभी प्रिंसली स्टेट्स को, इसीलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेट करना चाहते थे, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया का पार्टीशन हो चुका था। अब हम और ज़्यादा ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है। तो ये सारी 3 कंसिडरेशन थी जो गवर्नमेंट ने ध्यान में रखी, और उसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी, जिसमें सारी चीज़ें थी, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में डील करना था, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में डील करा। जहाँ पर हमें जो है नेगोशिएशन करना था, तो नेगोशिएशन भी करा। जहाँ पर ऑटोनॉमी देनी थी, तो ऑटोनॉमी भी दी। इस तरीके से पूरी की पूरी अप्रोच हमारी इन सब चीज़ों से मिल करके बनी है। साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनाई गई है ना। जहाँ पर अगर ज़बरदस्ती करनी पड़ी थोड़ी सी, तो मिलिट्री फोर्स भी वहाँ पर भेजा गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमने एट द एंड क्या किया, भारत का इंटीग्रेशन करवा ही लिया, एंड कंसोलिडेशन भारत का हो ही गया। तो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या होता है, पीसफुल नेगोशिएशंस। ऑलमोस्ट पीसफुल नेगोशिएशन की वजह से काफ़ी सारे जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, वो भारत में जुड़ जाते हैं, ठीक है। वो भारत से एग्री कर जाते हैं कि ठीक है भाई, भारत में हम लोग रहेंगे, और वो साइन करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है कि जब भी कोई प्रिंसली स्टेट्स भारत का पार्ट बनने जा रहा था, तो उनको क्या करना पड़ रहा था, उनके रूलर्स को एक ये इंस्ट्रूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है, उसको साइन करना होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन काफ़ी मतलब सिंपल तरीके से ये हुआ कि ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो भारत का हिस्सा बन गए, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट करने में समस्याएं आई। वो स्टेट्स थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई इन सब में। इन सब केसेस को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर आप बात करें जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में क्या होता है, जूनागढ़ में बेसिकली जो प्रिंस थे वो कौन थे, जो वहाँ के राजा थे वो मुस्लिम थे, लेकिन मेजॉरिटी कौन थी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, जो वहाँ के लोग थे वो कौन थे, वो ज़्यादातर हिंदूज थे, ठीक है। तो क्या होता है, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पर जूनागढ़ में प्लेबिसाइड किया जाता है, एक तरीके से रेफरेंडम कराया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। तो वोटिंग में क्या होता है, वोटिंग में जो वहाँ की जो मेजॉरिटी थी, वो कहती है कि हमें तो भारत के साथ जुड़ना है ना, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली वोटिंग के आधार पर क्या होता है, जब वहाँ पर वोटिंग कराई गई, प्लेबिसाइड हुआ, उसके बाद जूनागढ़ बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया।
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीज़ें हुई। कश्मीर का जो इशू है ये हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम हैदराबाद और जो मणिपुर का जो केस स्टडी है उसको यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है? तो अब हम क्या समझने जा रहे हैं? अब हम सबसे पहला जो केस स्टडी है ना अपना, हैदराबाद को कैसे भारत में इंटीग्रेट कराया गया उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद क्या करता है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स था, और पूरे के पूरे हैदराबाद के चारों तरफ क्या था? इंडिया की टेरिटरी थी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर जो हैदराबाद के जो रूलर थे जिनको बोला जाता था निज़ाम, तो वो क्या थे? वो पूरी दुनिया के वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन थे। ओके, निज़ाम क्या चाह रहे थे? हैदराबाद के रूलर चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखे, मतलब वो आज़ादी एक तरीके से रहना चाहते थे, आज़ाद रहना चाहते थे, एंड वो भारत में इंटीग्रेट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने भारत के गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करा जिसको बोला जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये कब किया गया? 1947 में किया गया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में क्या बोला गया? ये बोला गया कि देखो भाई, जो चीज़ें हैं ना, अभी जो हैदराबाद का जो स्टेटस है कि हैदराबाद अभी एक प्रिंसली स्टेट्स है एंड वो भारत में इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहा, तो उसको एज इट इज़ रहने दो, यानी कि स्टेटस को रखो, जैसी चीज़ें हैं वैसे ही चलने दो। अभी हम भारत में इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, अभी कुछ समय के लिए चीज़ों को वैसे ही रखो जैसी चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को बोला जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है? तो ये डिसाइड किया गया। तो यहाँ पर 1 साल के लिए पूरा एग्रीमेंट होता है। फिर इसी दौरान ये जब ये एग्रीमेंट हो जाता है उसी 1 साल में क्या होता है? हैदराबाद में मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो जो हैदराबाद में जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? निज़ाम का जो रूल था, क्योंकि क्योंकि जो निज़ाम था ना वो काफ़ी ऑपरेसिव रूलर था, तो वहाँ की जो पीजेंट्री होती है तेलंगाना रीजन में, हैदराबाद में एक रीजन है तेलंगाना रीजन, तो जो आज के टाइम में एट प्रेजेंट तेलंगाना स्टेट है, तो वो क्या होता था? मेजरली हैदराबाद का पार्ट हुआ करता था, ठीक है? तो पीजेंट्री जो थी तेलंगाना रीजन की, उन्होंने हैदराबाद के जो निज़ाम थे उसके ऑपरेसिव रूल के खिलाफ आवाज़ उठानी चालू करी, विमेन ने भी प्रोटेस्ट करना चालू करा। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है? इसके रिस्पॉन्स में अगर आप देखोगे तो जो हैदराबाद की जो लीडर्स थे, मतलब जो निज़ाम था, उसके पास अपनी खुद की एक मिलिट्री फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको रजाकार के नाम से बोला जाता था। दे वर नोन एज रजाकार, ठीक है? तो रजाकार ने क्या करा? इस मिलिट्री फोर्स ने क्या करा? इस मिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल किया गया निज़ाम के द्वारा, और जो लोग थे, जितने भी वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनको मारा गया, उन विमेन के साथ रेप हुआ, एक तरीके से जितनी लूटपाट हो सकती थी सब कुछ किया, क्योंकि वहाँ पर जो मूवमेंट थी उनको दबाना ही अल्टीमेटली मेन एम था, ठीक है? तो जब इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ वहाँ के लोगों पर हो रही है तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी लगा कि कुछ करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेज दी, और वहाँ पर क्या होता है? फाइनली आर्मी 2-4 दिनों में ही वहाँ पर जो भी रजाकार वगैरह थे उन सबको निपटा नुपटू के क्या करती है? सितंबर 1948 में फाइनली इंडियन आर्मी एक तरीके से रजाकार्स को क्या कराती है? एक तरीके से उनको हरा देती है, एंड फाइनली क्या होता है? हैदराबाद का इस तरीके से भारत में विलय होता है, एक्सेशन होता है, ठीक है? तो एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम आप बताना कि इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन के तहत जो हैदराबाद है उसका एक्सेशन भारत में करा, ठीक है? तो आप कमेंट में ये चीज़ बता सकते हो। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से हैदराबाद का फाइनली मर्जिंग इंडिया में हो जाता है। दूसरा केस स्टडी जो है, जो हमें समझना है, वो है मणिपुर का। तो मणिपुर में क्या होता है कि इंडिपेंडेंस से पहले मणिपुर में क्या था? राजा थे, जिनका नाम क्या था? महाराजा ऑफ मणिपुर, जिनको बोला जाता था बोध चंद्र सिंह। तो बोध चंद्र सिंह ने भारत की गवर्नमेंट के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा, बोला कि ठीक है भारत के साथ हम आ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड, कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है ना मणिपुर की, कुछ कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ जहाँ पर क्या होगा? मणिपुर के लोग खुद डिसाइड करेंगे या मणिपुर के राजा डिसाइड करेंगे, वहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी चीज़ें, ठीक है? तो इंटरनल ऑटोनॉमी की शर्त पर क्या किया गया? मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। फिर क्या होता है? मणिपुर में लोग एक तरीके से आवाज़ उठाने लगते हैं कि इलेक्शन करवाओ मणिपुर में, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर लोग चाह रहे थे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आए, तो फाइनली वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। तो 1948 में क्या हो जाता है? इलेक्शंस हेल्ड कराए जाते हैं एंड वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। तो मोनार्की आई तो क्या हुआ? मोनार्की में जो राजा था, जो मोनार्क था, वो क्या बन गया? वो नॉमिनल हेड बन गया, और रियल पावर किसके हाथ में आ गई? मणिपुर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके पास रियल पावर आ गई। ओके, तो यहाँ पर अगर देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड द इलेक्शन बेस्ड अपॉन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मणिपुर क्या था? पहला पार्ट था भारत में जिसमें क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना है। फिर उसके बाद क्या होता है? देखो, जो मणिपुर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस इमर्ज करते हैं। मतलब मणिपुर में जो लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत के साथ मर्ज करें,
कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, भारत के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हुई सिचुएशन में, एक तरीके से इसकी वजह से एक कंसेंसस नहीं बन पाया कि भारत में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जो महाराजा होते हैं, महाराजा बोधचंद्र सिंह, उनको एक तरीके से प्रेशराइज करती है और परसुएड भी करती है, ठीक है। और फाइनली मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है मणिपुर के महाराजा के द्वारा इन सितंबर 1949, एंड सितंबर 1949 में मणिपुर कंप्लीटली इंडिया का पार्ट बन जाता है। और इसी बात से क्या होता है ना कि मणिपुर के जो लोग हैं, जो मणिपुर की जो खासतौर पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो इस बात से खुश नहीं है, मतलब उस समय खुश नहीं थे कि ज़बरदस्ती क्या किया गया है, ज़बरदस्ती महाराजा से सिग्नेचर कराया गया है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं पूछा गया है ना, वहाँ पर वोटिंग नहीं हुई। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या करा है, भारत में एक तरीके से मणिपुर का विलय कर लिया। तो इस चीज़ की वजह से भी वो लोग आज भी क्या है, नाखुश दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर ये जो कार्टून है वो इसी चीज़ को बता रहा है। तो कार्टून क्या दिखा रहा है, कार्टून यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो मणिपुर के जो लोग हैं वो क्या है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जो महाराजा है वो एक तरीके से मणिपुर के लोगों को दबाकर केवल अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पावरफुल मान रहे हैं। एंड वही गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ साइन वगैरह सब कुछ वही कर रहे हैं, है ना। लोगों से पूछा जाना चाहिए था कि क्या वो मर्ज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कंप्लीटली मर्ज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो वो तो पूछा नहीं गया वहाँ पर। इसीलिए लोग क्या दिखाई देते हैं, एक तरीके से नाराज़ दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर सरदार पटेल क्या कह रहे हैं, सरदार पटेल ये कह रहे हैं कि नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस विल डू। क्या मांग रहे हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये जो सारे मैटर्स थे, तो ये सारे मैटर्स कौन मांग रहे हैं, सरदार पटेल मांग रहे हैं। यानी कि एक तरीके से भारत क्या मांग रहा है, मणिपुर से एक्सटर्नल अफेयर्स का मैटर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे उन सबको वापस मांग रहा है। एक तरीके से पूरे तरीके से मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर, ये पर्टिकुलर कार्टून आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो क्यों हम लोगों ने कार्टून को स्टडी करा, क्योंकि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए हमें कार्टून्स को भी यहाँ पर स्टडी इसलिए करना होगा, ठीक है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द लास्ट, वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सेकेंड चैलेंज भी हमने कवर कर लिया, इंटीग्रेशन कैसे हमने करा, हैदराबाद की केस स्टडी, मणिपुर की केस स्टडी, सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सबसे लास्ट चैलेंज था, एक यूनाइटेड इंडिया के सामने लास्ट चैलेंज था, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो अब क्या है, इंटरनल बाउंड्रीज को हमें क्या करना है, डिमार्केट करना है, ड्रॉ करना है कि भारत में स्टेट्स बनेंगे तो स्टेट्स किस बेसिस पर बनाएंगे हम लोग, ये हमें डिसाइड करना है। तो कोशिश यहाँ पर क्या करेगी थी, कोशिश करेगी थी कि जो लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल प्लूरलिटी है ना कंट्री की, उसको भी हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करें जब हम अपने स्टेट्स की बाउंड्रीज बना रहे हैं। मतलब जो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, एक तरीके से उसके बेसिस पर हम अपने इंडिया की बाउंड्रीज को, इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करने की हम कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो सिचुएशन को यहाँ पर समझो। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज़ादी के बाद हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर अपने स्टेट्स को बनाएंगे, ठीक है, ये डिसाइड कर लिया गया था। बट आज़ादी के बाद हम, जो हमारे लीडर्स थे, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन देखा, रिलीजन के बेसिस पर पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो लोग क्या मतलब जो हमारे लीडर्स थे वो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम लैंग्वेज के बेसिस पर अभी नहीं बनाने वाले, उसको बाद में देखेंगे, एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रही थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हुआ क्या था कि आज़ादी के बाद जब लैंग्वेज के बेसिस पर बार बार डिमांड उठने लगी कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का क्रिएशन किया जाए, तो लीडर्स ने ये बोला कि इसकी वजह से डिसरप्शन हो सकते हैं और भारत का दोबारा से डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। मतलब क्या है, अभी पार्टीशन तो हुआ ना ऑलरेडी रिलीजन के बेसिस पर, तो उनको लग रहा था, लीडर्स को लग रहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पर अगर स्टेट्स को बना देंगे ना, तो लैंग्वेज के बेसिस पर जो लोग हैं फिर वो लोग बोलने लगेंगे कि हमारी लैंग्वेज तो पूरी भारत से अलग है ना, हमारी अलग लैंग्वेज है, तो हमें क्या कर दो, एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, है ना। तो इसीलिए ये खतरा लग रहा था, ओके। इसीलिए क्या करा, इसीलिए डिसाइड किया गया कि अभी इस मैटर को पोस्टपोन करते हैं, बाद में देख लेंगे। और लीडर्स ने बोला कि अभी हमारे सामने बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस भी है, पॉवर्टी को भी देखना है, उसको भी कम करना है, एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। तो भारत के अंदर की बात है ना, भारत के स्टेट्स को ही तो बनाना है, तो बाद में देख लेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पर बनाना है या किसी और बेसिस पर बनाना है, उसको बाद में देख लेंगे। इस तरीके से उन्होंने पोस्टपोन करने की कोशिश करी, बट पोस्टपोन नहीं हो पाई बहुत लंबे टाइम तक। क्यों, क्योंकि लोगों ने आवाज़ उठानी चालू कर दी। होता क्या है कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है ओल्ड मद्रास प्रोविंस का, ठीक है, तो मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वहाँ से लोगों ने आवाज़ उठानी चालू करी। एंड दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड एज विशाल आंध्रा मूवमेंट। इसको क्या बोला जा रहा था, इसको विशाल आंध्रा मूवमेंट
के नाम से जाना जाता था। विशाल आंध्रा का मतलब है आंध्रा के लिए मूवमेंट, आंध्र प्रदेश के लिए मूवमेंट। कहाँ पर? मद्रास प्रोविंस में। हो क्या रहा था कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे मद्रास में, उन्होंने बोला कि हमें मद्रास से अलग करो और हमें एक अलग से आंध्रा राज्य बना करके दो। ठीक है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठाई जा रही थी। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते हुए वहाँ पर एक लोकल लीडर्स जिनका नाम है पोटी श्रीरामलू, जो कि एक कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने फास्ट रखा क्योंकि वो गांधी जी के फॉलोवर थे। तो फास्ट रखने के बाद 56 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। एंड इसकी वजह से लोगों को क्या लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया उनके लीडर्स ने। तो फिर वो लोग अनरेस्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंस वहाँ पर होने लगता है। तो इतना ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाता है फाइनली कि गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ता है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं फाइनली वो अनाउंस करते हैं कि सेपरेट आंध्रा स्टेट क्रिएट किया जाएगा दिसंबर 1952 में। ठीक है, इस तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिसाइड कर दिया गया। तो जब एक बार ऐसा होता है ना कि जब एक राज्य की डिमांड उठा ली गई, मतलब डिमांड सुन ली गई कि ठीक है आंध्र प्रदेश का क्रिएशन कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो बाकी सारे अलग अलग स्टेट्स थे जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, वो लोग भी आवाज़ उठाने लगे कि हमारी भाषा भी अलग है, हमें भी एक अलग स्टेट के बेसिस पर एक अलग, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर एक अलग स्टेट दे दो। इस तरीके से वहाँ पर उन लोगों ने भी आवाज़ उठानी चालू करी। एंड ये जो पिक्चर है, ये जो यहाँ पर कार्टून है, उसी चीज़ को शो कर रहा है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको घेरे रखती है। जैसे विशाल आंध्रा की डिमांड, फिर महा गुजरात की डिमांड, फिर कर्नाटका की डिमांड भी आ रही है, इधर से महाराष्ट्र की डिमांड भी आ रही है। तो चारों तरफ से अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठने लगी इंडिया के सामने, गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने करा कि ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, एक कमीशन बनाते हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया 1953 में। क्यों बनाया गया? ताकि ये जो क्वेश्चन है ना, रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसको ये देख सके कि लैंग्वेज के बेसिस पर क्या हमें अपनी स्टेट्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फाइनली क्या करती है कमीशन? एक्सेप्ट करती है। कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, कमीशन अपनी जब रिपोर्ट तैयार करती है कुछ समय के बाद, तो रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है कि ठीक है, भारत की बाउंड्रीज को क्या किया जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर बना देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड किया गया। तो फाइनली जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के बेसिस पर एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दैट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1956। तो 1956 में ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के बाद 14 स्टेट्स का क्रिएशन किया गया एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का इंडिया में क्रिएशन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से चीज़ें डिसाइड करी जाती है। कमीशन के बेसिस पर फाइनली यहाँ पर डिसीजन ले लिया जाता है। एक और यहाँ पर एक तरीके से कार्टून है। ये कार्टून क्या दिखा रहा है? ये कार्टून यहाँ पर दिखा रहा है एक जिनी को, और यहाँ पर क्या है, एक तरीके से यहाँ पर जिनी को वापस बोला जा रहा है कि तुम वापस आ जाओ। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है कि कॉक्सिंग द जिनी बैक, यहाँ पर इस तरीके से बोला जा रहा है। एक सेकेंड। तो कॉक्सिंग द जिनी बैक आस्क इफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कुड कंटेन द जिनी ऑफ लिंग्विज्म। तो जो लिंग्विज्म की जो बात है ना, जो भाषा के आधार पर जो एक अनरेस्ट चल रहा था पूरी कंट्री में कि भाषा के आधार पर राष्ट्र एक अलग स्टेट्स की डिमांड उठ रही थी, तो जो अलग 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 स्टेट्स की डिमांड उठ रही थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। कैसे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाते हुए। क्योंकि इसने क्या बोला? इसने बोला कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पर क्या कर दो, इंडिया के स्टेट्स का क्रिएशन कर दो। तो जो पूरा का पूरा जो अनरेस्ट किया जा रहा था जिनी के द्वारा, जो लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग लोग क्या कर रहे थे, लैंग्वेज के बेसिस पर अपने स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर करने की कोशिश करी गई है। ये पर्टिकुलर चीज़ ये कार्टून दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमें समझना है कि जब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया, पोस्टपोन कर दिया चीज़ों को कि नहीं अभी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स नहीं बनाएंगे। क्यों किया? क्योंकि दे वर कंसिडरिंग कि जो सेपरेट स्टेट्स होंगे ना लैंग्वेज के बेसिस पर, इट वुड इंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। वो उसको यूनिटी ऑफ कंट्री के एक तरीके से ऐसा सोच रहे थे कि वो यूनिटी ऑफ कंट्री को खतरे में डाल सकता है, सिमिलरली सेपरेटिज्म लेकर के आ सकता है ना। तो ये सोचा जा रहा था। लेकिन फिर फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी समझ में आती है कि लोगों की आवाज़ को, अगर इतने सारे स्टेट्स में आवाज़ उठ रही है तो लोगों की आवाज़ को तो दबाया नहीं जा सकता, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक तरीके से ही डील करना पड़ेगा। आर्मी भेज करके तो हम क्या नहीं कर सकते, आर्मी भेज करके तो उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते ना, क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लोग तो बोलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे वो लोग, है ना। तो इसलिए क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि अकोमोडेट करेंगे हम रीजनल डिमांड्स को। एंड फाइनली इस तरीके से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी उसको बिठाया गया एंड उसके बेसिस पर जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना था वो हमने किया। जब ये स्टेट्स का ड्राइंग हो जाती है, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बना दिया जाता है, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में और लीडरशिप में। क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहली चीज़
कि पहले क्या होता था कि पहले जो पॉलिटिक्स था या जो पावर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ बहुत ही स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट बहुत ज़्यादा एक तरीके से डोमिनेट किया करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो जो लोकल लीडर होते हैं, जो लोकल भाषा में बात करते हैं, तो वो उठकर आने लगे, वो पॉलिटिक्स में एंटर होने लगे। एंड इस तरीके से पॉलिटिक्स क्या हुई, और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज्ड हुई, क्योंकि पहले कुछ ही लोग आया करते थे पॉलिटिक्स में, इंग्लिश स्पीकिंग लोग आया करते थे एक तरीके से। अब क्या होने लगा, अब लोकल लेवल पर जो भाषा बोली जाती है उसके बेसिस पर जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, वो आने लगे पॉलिटिक्स में। पहली चीज़ ये। दूसरी बड़ी चीज़ क्या हुई कि हमें एक यूनिफॉर्म बेसिस मिला, हमें एक यूनिफॉर्मिटी मिली कि कैसे हम अपनी स्टेट बाउंड्रीज को रिड्रॉ करेंगे, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिली। एंड तीसरी बड़ी चीज़ क्या थी कि जो फियर था डिसइंटीग्रेट हो जाएगा भारत, वो फियर तो खत्म हो गया। और इंस्टेड क्या हुआ कि भारत की जो यूनिटी थी, जो नेशनल यूनिटी थी, वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है। समझ में आ गया। तो जो चैलेंजेस थे ना भारत के सामने, जो डर था एक तरीके से कि भारत दोबारा से कहीं और ज़्यादा पार्टीशन ना हो जाए इंडिया का, और ज़्यादा भारत का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए लैंग्वेज के बेसिस पर, वो डर यहाँ पर क्या हो जाता है फाइनली एक तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट्स के बेसिस पर, जो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का क्रिएशन किया जाता है, उससे वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, वो फियर एक तरीके से दूर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि हमने क्या करा, जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड उठ रही थी, तो हमने डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करा। हमने समझा कि हाँ भाई, भारत में लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो हमने डेमोक्रेटिक तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्योंकि देखो, हमारे पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब केवल ये तो नहीं है ना कि इलेक्शन ही कराएंगे, रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन कराएंगे और इसकी वजह से ही भारत डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है। नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है, डेमोक्रेसी का एक वाइडर मीनिंग होता है। डेमोक्रेसी का वाइडर मीनिंग क्या है, वाइडर मीनिंग ये है कि डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, इन सबको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग वेज ऑफ लाइफ है, उसको क्या किया जाता है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाइवर्सिटी को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, नहीं। लोकतंत्र का मतलब केवल इलेक्शन तक सीमित नहीं है, लोकतंत्र का मतलब, है ना, केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है होना ही केवल लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र दिखना भी चाहिए। अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पर क्रिएशन की स्टेट्स के, तो वो आवाज़ को एक तरीके से हमने डेमोक्रेटिक तरीके से डील करा, हमने उसको मिलिट्री तरीके से डील नहीं करा, सप्रेस नहीं करा, हमने डेमोक्रेटिक तरीके से डील करा, अपनी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करा है। ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली क्या होता है कि जो हमारा जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स का क्रिएशन था, वो भी हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें समझने हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द लास्ट टॉपिक, वन ऑफ द नहीं, मतलब लास्ट ही टॉपिक आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैसे होता है भारत में, अलग अलग स्टेट्स का क्रिएशन कैसे होता है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट करे ना 1956 में, जब हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया, उसके बाद हमने 14 स्टेट्स का क्रिएशन करा, तो उसमें कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जो कि बाइलिंगुअल स्टेट थे, मतलब वहाँ पर दो भाषाएं बोली जाती थी। तो अब हम उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि 1956 में तो रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद भी भारत का रीऑर्गेनाइजेशन होता रहता है, तो वो कैसे होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जो बाइलिंगुअल स्टेट थे, जैसे क्या था, एक बॉम्बे स्टेट था। बॉम्बे स्टेट का मतलब क्या है, जैसे आज के टाइम में जो गुजरात है ना, ठीक है, जैसे ये वाला जो गुजरात का रीजन है, एंड ये वाला महाराष्ट्र का जो रीजन है, ठीक है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, तो ये पूरा का पूरा एक स्टेट होता था जिसको बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है। तो जो बॉम्बे स्टेट था, वहाँ पर दो भाषा के लोग रहते थे। तो क्या होता है, जब 1960 की बात करी जाती है, तो 1960 में बॉम्बे स्टेट में आवाज़ उठने लगी कि मराठी स्पीकिंग लोगों का अलग स्टेट होना चाहिए, गुजराती स्पीकिंग का अलग होना चाहिए, दोनों को एक साथ मत रखो। तो फाइनली क्या होता है, 1960 में ये डिमांड भी एक्सेप्ट कर ली जाती है, एंड महाराष्ट्र और गुजरात का क्रिएशन होता है कौन से ईयर में, 1960 में। इंपॉर्टेंट है ये, इसको अंडरलाइन मतलब एक तरीके से नोट डाउन कर लेना। ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र गुजरात का क्रिएशन कब हुआ था। फिर उसके बाद जैसे अभी हमने बॉम्बे का केस स्टडी पढ़ा, वैसे ही सेम टू सेम पंजाब की भी सिचुएशन थी। पंजाब में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे। जैसे पंजाब में कुछ हिंदी स्पीकिंग एरिया थे और वहीं कुछ और पंजाबी स्पीकिंग एरिया थे। तो डिमांड क्या उठने लगी कि जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है ना पंजाब से, उसको अलग करो, और पंजाब में पंजाब को एक तरीके से केवल पंजाबी बोलने वाले लोग ही पंजाब में रहने चाहिए। तो फिर क्या होता है, इसके लिए भी प्रोटेस्ट उठने लगा, एक तरीके से आवाज़ उठाई जाने लगी। तो फाइनली 1966 में क्या होता है कि जो पंजाब में जो हरियाणा था पंजाब में जो हरियाणा का जो रीजन था ना, तो वो अलग कर दिया जाता है, एंड
हरियाणा का क्रिएशन होता है कौन से ईयर में, 1966 में, ठीक है। सिमिलरली पंजाब के कुछ एरियाज जो हिंदी स्पीकिंग एरिया थे और जो एक तरीके से पहाड़ी इलाका था, उसको हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश को बना दिया जाता है। तो इससे हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से पंजाब में जो अलग अलग स्पीकिंग एरियाज थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, उनको किस तरीके से हमने अलग अलग राज्य दिए। हरियाणा का क्रिएशन होता है 1966 में, एंड हिमाचल प्रदेश का क्रिएशन हो जाता है 1971 में, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नागालैंड का क्रिएशन होता है। नागालैंड का क्रिएशन कौन से ईयर में, 1963 में नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड का क्रिएशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1972 में नॉर्थ ईस्ट में ही मेघालय का क्रिएशन होता है, साथ ही साथ मणिपुर का, त्रिपुरा का, इन सब स्टेट्स का क्रिएशन होता है। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का क्रिएशन होता है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या करना है ना, ये जो सारी चीज़ें इस बॉक्स में दी हुई ना, आपको एक लिस्ट बनानी होगी कि पहले किस स्टेट का क्रिएशन होता है, कौन से साल में कौन से स्टेट का क्रिएशन होता है, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, तभी चीज़ें याद हो पाएगी, है ना, वरना चीज़ें मुश्किल है याद करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो भारत में जो स्टेट्स का जो क्रिएशन होता है, ऐसा नहीं है कि वो केवल और केवल लैंग्वेज के बेसिस पर होता है, नहीं, केवल लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं होता। कभी कुछ स्टेट्स का क्रिएशन डिफरेंट रीजनल कल्चर होने की वजह से भी होता है, एंड कुछ स्टेट का क्रिएशन रीजनल इम्बैलेंस जो डेवलपमेंट में है, यानी कि कुछ स्टेट का हिस्सा, सपोज कोई एक स्टेट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या है, विकास नहीं हो पा रहा, ना यहाँ पर पॉवर्टी कम हो रही है, ना यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये लोग क्या बोलेंगे ना इस राज्य से, ये लोग बोलेंगे कि देखो हमें एक अलग स्टेट बना दो, ताकि हमें क्या मिल सके, हम अपना डेवलपमेंट खुद अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना स्टेट की, वो तो हमारे यहाँ पर फोकस ही नहीं कर रही, हमारे इलाके पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो लैंग्वेज के अलावा भी जो अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ एक एरिया में रहते थे, एक स्टेट में रहते थे, उन्होंने अपने डिफरेंट कल्चर के बेसिस पर बोला कि हमें एक अलग स्टेट दे दो, और कुछ ने डेवलपमेंट के बेसिस पर बोला कि हमें एक अलग स्टेट दे दो, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये चीज़ कहाँ दिखाई देती है, इन द ईयर 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इनका क्रिएशन होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का क्रिएशन कैसे होता है, मध्य प्रदेश से हटा करके, मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का क्रिएशन होता है। उत्तराखंड का क्रिएशन कैसे होता है, उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो कल्चर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अलग है यूपी से, राइट। और सिमिलरली उत्तराखंड के एरियाज डेवलपमेंट भी चाह रहे थे, तो इसीलिए क्या किया गया, उत्तराखंड का क्रिएशन हो गया। सिमिलरली झारखंड का भी क्रिएशन हो गया, झारखंड के लोग भी बोल रहे थे कि बिहार से क्रिएशन होता है झारखंड का, तो झारखंड के लोग बोल रहे थे कि हमें क्या कर दो, अलग स्टेट दे दो, ताकि हमारा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि बिहार में रहते हुए हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट के बेसिस पर एंड अलग कल्चर के बेसिस पर 2000 में ये स्टेट्स क्रिएट करे गए। ठीक वैसे ही कहानी 2014 में तेलंगाना में दिखाई देती है। आंध्र प्रदेश का क्रिएशन होता है पहले, है ना। तो आंध्र प्रदेश से क्या होता है, जो तेलंगाना स्पीकिंग जो एरियाज है, मतलब जो तेलंगाना का जो रीजन है ना, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से क्या करते हैं, अपनी डेवलपमेंट के बेसिस पर, कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तेलंगाना रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बाकी आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, और इस बेसिस पर 2014 में भी तेलंगाना का क्रिएशन होता है। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम तक जितने भी स्टेट्स थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया और आज कोई डिमांड नहीं उठ रही है दोबारा से एक नए स्टेट्स की, आज भी उठ रही है। जैसे विदर्भ की डिमांड उठ रही है महाराष्ट्र में, क्यों, क्योंकि विदर्भ वाले जो रीजन है वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा विकास नहीं हो रहा, बाकी महाराष्ट्र का विकास बहुत हो रहा है, हमारा हो ही नहीं रहा। सिमिलरली हरित प्रदेश की डिमांड उठ रही है वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी में, कि जो वेस्ट यूपी है, जो दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है, उसको क्या करो, उसको हरित प्रदेश बना दो, क्योंकि पूरे जो वेस्टर्न यूपी है उसका कंपैरेटिवली अगर आप कल्चर देखोगे तो जो रेस्ट ऑफ द यूपी है उससे काफ़ी अलग है, भाषाएं अलग बोली जा रही है। तो इस बेसिस पर वो डेवलपमेंट की इस बेसिस पर वो एक अलग स्टेट्स की डिमांड उठा रहे हैं। सिमिलरली नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में भी आवाज़ उठ रही है डेवलपमेंट के बेसिस पर, कि हमारा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, तो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन है वो लोग भी कह रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य बना दो। समझ रहे हो। तो हमने क्या समझा, इस तरीके से हमने ये समझा कि ये वाला जो टॉपिक है ना, देखो अगर करना है तो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। जैसे आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो, 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात का क्रिएशन होता है फ्रॉम द बॉम्बे प्रोविंस। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1966 में क्या होता है, हरियाणा का क्रिएशन होता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। फिर उसके बाद 1971 में क्या होता है, 1971 में हिमाचल प्रदेश का क्रिएशन होता है, ठीक है। सिमिलरली रिस्पेक्टिव तरीके से आप देख सकते हो 1972 में आप ये लिखोगे, 1972 में मणिपुर का क्रिएशन होता है, और त्रिपुरा का क्रिएशन होता है, और मेघालय का क्रिएशन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्रोनोलॉजिकली आप लिस्ट बना लो और उसको एक पेपर पर लिख लो, और फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो चीज़ें हो जाएगी,
ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली क्या हो जाता है, ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो हो जाता है कंप्लीट। कोशिश मैंने करी थी कि थोड़ा सा जल्दी कर दूँ, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। ठीक है, इसका मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन कर दी है जितनी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। चलो खैर कोई नहीं, जैसा हो गया हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।